लेकिन हर साल की तरह इस बार भी भारत के शौर्य और पराक्रम का आकर्षक नजारा देखने को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार क्या क्या खास होने वाला है। छब्बीस जनवरी के दिन राजपथ पर देश की ताकत को दुनिया देखेगी। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में एक तरफ देश की सैन्य ताकत दिखेगी तो दूसरी तरफ देश की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। राजपथ पर चलने वाले कार्यक्रम और परेड का आप घर बैठे भी आनंद ले सकते हैं। इस भव्य परेड को डिश टीवी, एयरटेल और टाटा स्काई जैसे डीटीएच कनेक्शन के जरिए या फिर स्मार्टफोन और लैपटॉप पर भी ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके साथ ही राजपथ पर होने वाली परेड को दूरदर्शन के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आज राजपथ पर चलने वाली परेड सुबह 10 बजे के बजाय 30 मिनट देर से शुरू होगी। इससे पहले सुबह 10:15 बजे पीएम मोदी राजपथ पहुंचेंगे। सुबह 10:21 पर फर्स्ट लेडी राजपथ पर होंगी। सुबह 10:23 पर राष्ट्रपति राजपथ पर पहुंचेंगे। सुबह 10:26 पर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा। सुबह 10:30 बजे वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर आसमान में पहुंचेंगे, जिनमें एक पर तिरंगा होगा और बाकी 3 पर तीनों सेना के झंडे फूल बरसाएंगे। इसके बाद राजपथ पर सेना की टुकड़ियां अपनी परेड करेंगी। उसके बाद 11:44 पर राजपथ पर परेड की समाप्ति होगी। उसके बाद सुबह 11:15 से 12 बजे तक राजपथ के आसमान में फ्लाई पास्ट होगा। इस बार गणतंत्र दिवस में ऐसे कई कार्यक्रम होंगे जो दर्शकों को पहली बार देखने को मिलेंगे। अब की बार कोविड के कारण मुख्य अतिथि के रूप में विदेशी गणमान्य व्यक्ति नहीं होंगे। आज होने वाले कार्यक्रम में वायुसेना के 75 एयरक्राफ्ट राजपथ पर पहली बार अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। इसमें राफेल लड़ाकू विमान पहली बार शौर्य का प्रदर्शन करेगा। साथ ही आजादी के 75वें साल के मौके पर 75 का आकार हवा में बनाते हुए 17 जगुआर राजपथ पर उड़ान भरेंगे। इसके साथ ही सशस्त्र बलों की 25 झांकियां भी हिस्सा लेंगी। आज की परेड बहुत ही खास होने वाली है। 73वें गणतंत्र दिवस की थीम भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए इंडिया @75 होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है ट्वीट करके बधाई दी सभी को। उन्होंने लिखा 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। भारतीय गणतंत्र के गौरव, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी जवानों को नमन करता हूं। आइए आज हम सभी स्वाधीनता के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने का संकल्प लें। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके लिखा है कि सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों व भारतीय संविधान के प्रति अखंड निष्ठा और हमारी विविधता में एकता की समेकित अभिव्यक्ति है। आइए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु संकल्पित हों। जय हिंद। तो आज देश अपना 73वां गणतंत्र मना रहा है। हर कोई अपने अंदाज में गणतंत्र दिवस को मना रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जम्मू की है, जहां जवानों का जोश आई है। जवान डांस कर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तस्वीर भुवनेश्वर की भी है, जहां कुछ लोगों ने अपने शरीर पर पेंटिंग बनवाई और गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया। हर कोई अपने अंदाज में करता है, आपने देखा होगा। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा भी रहे हैं उसी तरह से। और उधर लद्दाख की बात करेंगे, जहां पर -21 डिग्री तापमान के बीच जवानों का जोश हाई है। यहां पर जवानों ने हाथों में तिरंगा लिए परेड जो है
की है। शिमला की बात करें, शिमला में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारी बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। दिल्ली समेत कई शहरों से लोग शिमला केवल बर्फबारी देखने पहुंचे थे। आज सुबह जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होनी शुरू हुई तो पर्यटक जो है अटखेलियां करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हर तरफ बर्फ की चादर फैली हुई है। माल रोड की बात करें, यहाँ पर गोल चौराहा है और गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ पर भी तिरंगा फहराया गया है। तो तस्वीरें आपको हम 3 जो हैं दिखा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो शिमला में आप बर्फबारी देख रहे हैं, लेकिन हाँ, तिरंगा यहां भी फहराया गया और तस्वीरें जो सामने आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, संकेत मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शंकर, इस बार बड़े 10 बदलाव हुए हैं। विशेष तौर पर हम देखें, एक तो कोविड है, उस हिसाब से थोड़ी बहुत तब्दीलियां हुई और उसके बाद हम अलग अलग जगहों का भी रुख करेंगे। पहले जरा क्या तैयारियां हैं, किस तरह का उत्साह है, जरा ये हमारे दर्शकों को बताइएगा। सबसे पहले आपको और अपने तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और राजधानी दिल्ली का मौसम बेहद ठंड है, लेकिन इस ठंड में जो जोश है वो काफ़ी उमंग पे है। जिस तरह से देखा जाए, अगर पूरे राजधानी दिल्ली में देखा जाए तो सुबह 4 बजे से ही कई इलाकों में बाकायदा मैं घूम रहा हूँ और तमाम लोगों को देख रहा हूँ। लोगों में खास तौर पर उन लोगों में काफ़ी ऊर्जा देखने को मिल रहा है, काफ़ी ताजगी देखने को मिल रही है जो अभी इस सुबह में राजपथ की ओर जा रहे हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे से छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि छोटे बच्चों को आज प्रवेश नहीं मिलेगा राजपथ पे परेड के दौरान में, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो आज अपने हाथ में पास लेकर, टिकट लेकर राजपथ पर जा रहे हैं और जाकर के वहाँ पर वो परेड देखना चाहते हैं। देश की जो आन जो शौर्य जो है, उसका जो पराक्रम है वो देखना चाहेंगे राजपथ पर। तो यहाँ पर खास कह सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों, महिलाओं में भी वो जोश जो है देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें राजपथ की बात करें तो राजपथ पर जिस तरह से 1971 का युद्ध जो हुआ था पाकिस्तान के समय, उस वक्त का जो तोप है, उस तोप से लेकर तमाम जो उस वक्त की वर्दी, उस वक्त का जो आर्म्स जो है वो बाकायदा उसको वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कहा जा सकता है कि भारत की जो जिस तरह से सैन्य ताकत है वो देखने को मिलेगी। वायुसेना, थल सेना, जल सेना, उन तमाम सेनाओं के जो झांकियां जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर झांकी की अगर बात करें तो इस बार काफी चर्चा के केंद्र में है की झांकी का हम जिक्र करेंगे। शंकर, मैं आपके पास आती हूं और हमारे मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी एक बार अपने दर्शकों को रूबरू करा दे। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड, और हमारे साथ ब्रिगेडियर देवेंद्र लमाट जी जुड़े हुए हैं। आप लोगों का भी स्वागत है सर कार्यक्रम में। मैं आप लोगों के पास आऊंगी, बातचीत होगी, आपसे भी समझेंगे क्यों बेहद ही महत्वपूर्ण और हमारे सेना के संदर्भ में भी आज का दिन। एक बार लखनऊ से जो है स्थिति वो जान लेते हैं। लखनऊ की बात करेंगे संकेत आपसे। इस बार जो यूपी की झांकी है वो बहुत चर्चा में है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश की झांकी है उसमें काशी विश्वनाथ में जो कामकाज हुए हैं, जो उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, उसकी झलक दिखाई पड़ेगी इस झांकी में। और दूसरी तरफ जो ओडीओपी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसकी झलक इस झांकी में है। तो ऐसे में खास बात यह है कि काशी विश्वनाथ की जो नगरी का पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी उसकी चर्चा है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के तमाम विकास कार्यों को शिलान्यास किया, वहाँ पर तमाम विकास कार्य पूरे किए गए, उद्घाटन किया गया, काशीनाथ कॉरिडोर बनाया गया, तो उसको देखते हुए वहाँ उसकी भव्यता को इस झांकी में उकेरा गया है। और ये आज राजपथ पर दिखाई जाएगी। काशी विश्वनाथ का उस झांकी में, जो उत्तर प्रदेश की झांकी है, उसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इसके अलावा वहाँ उसकी भव्यता और उसकी सुंदरता को दिखाया जाएगा। ओडीओपी की जो योजना है वो इस झांकी में होगी। और इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधानसभा के पास में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं और लगभग 9:55 पर गवर्नर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद रहेंगी और जो सेना के भीष्म टैंक हैं वो आगवानी करेंगे
यहाँ पर पहुँचेंगे। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और जो यहाँ के राजधानी के जो रहने वाले हैं, यहाँ के लोगों में वाकई बहुत उत्साह है। ठंड का मौसम है, एक तरफ कोविड है, उसके बावजूद यहाँ पे लोगों में उत्साह है और मास्क लगाकर यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है। और गेट से ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है और तमाम जो आला अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सैन्य उत्तर प्रदेश में के जो यहाँ पर जो कैंट एरिया है, वहाँ पर आर्मी का कैंप है, तो वहाँ पर हम जो है तस्वीरें लगातार लाइव दिखा रहे हैं। आप दोनों से भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं और दीपांकर मैं आपके पास भी आऊंगी और एक अपडेट जो है आप इस वक्त कहां पर है दे दीजिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे इस पर। बिल्कुल जीनत, मैं इस वक्त देहरादून के परेड ग्राउंड में हूं और स्मार्ट सिटी के तहत इस परेड ग्राउंड को तैयार किया गया है। 10 बजे यहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह आएंगे और झंडारोहण यहां पर करेंगे। परेड ग्राउंड को सजाया गया है। यहां पर आज कोविड की वजह से कोई भी झांकी नहीं होगी। हालांकि उत्तराखंड की जो झांकी है वो आज राजपथ पर दिखेगी, जिसमें क्या कुछ उत्तराखंड में हुआ है, 4 धाम उसमें दिखेंगे, इसके अलावा हेमकुंड साहिब दिखेंगे, इसके अलावा टिहरी की झील और डोबरा चाटी का पुल दिखेगा। लेकिन यहां पर इस वक्त देखेंगे आप, तैयारियां की जा रही हैं गणतंत्र दिवस की परेड ग्राउंड में। और 10 बजे का वक्त होगा जब यहां पर राज्यपाल आएंगे, तमाम सेक्रेटरीज जो आएंगे डिपार्टमेंट्स के, और मुख्यमंत्री आज खटीमा में है जीनत। जी ठीक, तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और अब हम इस पर चर्चा भी करेंगे। महत्वपूर्ण, हम कितना आगे बढ़े, हमारी भारतीय सेना का जिक्र करेंगे, जमीन से लेकर आसमान तक भारत की पहचान का जिक्र करेंगे। आज नजरें रहने वाली हैं और एक संदेश भी जाता है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड। विनोद जी, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद। देवेंद्र जी, आपको भी गणतंत्र दिवस का हम जिक्र कर रहे हैं और आपका दिन सबसे ज्यादा, अगर हम इसे समझें, हम कितना आगे आए, हम कितना बदले, हमें कितना और आगे जाना है? देखिए, भारत की ये जो जर्नी रही है करीब 7 दशकों की, तो भारत ने एक बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्रेस दर्ज कराई है। और अगर आप देखें कि जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे सन 47 में, तो हमारा जो एक वर्ल्ड इकोनॉमी में जो शेयर था वो 3% था। तो वो हमें बिल्कुल जैसे कहते हैं यूज्ड और हमें लूट के यहाँ छोड़ गए थे। तो भारत ने जिस तरह की प्रोग्रेस दिखाई है, देखिए मैं आपको वो वाकया दिलाना चाहता हूँ कि जब भारत की सेनाओं का बंटवारा हुआ तो भारत ने अपना बिग ब्रदर का जो रोल है उसको इतना बखूबी से निभाया कि जो सबसे बढ़िया टैंक थे, जो सबसे बढ़िया हमारा इक्विपमेंट था, वो हमने पाकिस्तान को दिया। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम तो बड़े देश हैं या हम बड़े भाई हैं, हम ये अपनी सशस्त्र सेनाओं को सुदृढ़ कर लेंगे, और वो हमने किया। आप ये देखिए, सन 62 में हालांकि पंचशील उससे पहले साइन हो गया था और चीन ने हमें तब धोखा दिया, और भारत ने उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे चावल लाई, उनको नेशनल डिफेंस एकेडमी में बतौर रिव्यूइंग अफसर बुलाया, काफ़ी इज्जत अफजाई की। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंपा 62 में, वो भारत के लिए एक ऐसा लेसन बन गया, एक ऐसी मिसाल बन गई कि भारत ने अपनी जो सेना को इतना सुदृढ़ किया। और उसके बाद आप देखिए कि भारतीय सेना ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसने हमेशा जीत का परचम लहराया है। आज हमारी जो सेना है विश्व की बेहतरीन सेनाओं में उसकी गिनती है। हमारे जो रणबांकुरे हैं और हमारी सेना का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्तंभ है वो हमारे जवानों का रण कौशल है, वो हमारे सैन्य अधिकारियों का नेतृत्व है, वो हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स का जीवट होना है। तो ये हमारे वो है, और चीन को भी इस बात का अंदाजा हो गया है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जब हम अपने पड़ोस से डिस्टर्ब रहे हैं, आपने बड़े भाई का जिक्र किया, देवेंद्र लमार जी, मैं इसे आपसे चाहूंगी आप हमें, हमारे दर्शकों को जो है वो समझाएं। एक लीडरशिप की जब हम पहचान का जिक्र करते हैं, हमने बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस देखी, उसके बाद भी जब हम आज अपने आप को देखते हैं, चाहे चाइना और पाकिस्तान का जिक्र करें, बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं और हम कभी प्रोवोक नहीं करते। हमारी तीनों सेनाओं की जितनी तारीफ की जाए कम है। आप इसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे सर? जी, सबसे पहले देशवासियों को, आपको, मैं सबको बधाई देना चाहूंगा गणतंत्र दिवस की। और जैसे आपने सवाल पूछा कि सैन्य की, मेरे से पहले मेरे साथी बता रहे थे किस तरह विभाजन के दौर में जो हुआ। देखिए, जो आपने सवाल पूछा मैं उसको इतना अहम मानता हूं कि ये दौर इन 7 दशकों के बाद जिस प्रकार से बदलते हुए भारत का एक नया रूप देखने को मिल रहा है।
वैसे तो समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है, पर जो सेना और जो देश की जो लीडरशिप का जो सवाल है, एक मानसिकता का सवाल है, जिस प्रकार से बदलाव आया है, मैं मानता हूं हमारे देश के नागरिक जिन्होंने अपने आप को एक ऐसा पॉलिटिकल नेतृत्व दिया और एक अपनी मानसिकता से उन लोगों को आगे लेके आए जो देश के लिए वो निर्णय कर पाए, जिससे देश एक अपना जो स्थान जो गुलामी के दौर में और अंग्रेजों ने भारत के बंटवारे से पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि हम कभी उभर ना पाए जी, और उससे उभरने का मौका मिला। अब ये कैसे? अब आप देखिए कि 47 के अंदर हमारी समस्याएं थी, 50 के दौर में थी, 60 के दौर में थी, 71 में जिस तरह हमारे सेना ने एक शौर्य का पराक्रम दिखाया रणबांकुरों ने जी। पर मैं मानता हूं उसका पॉलिटिकल हमारी जो इस तरह की एक मानसिकता के लोग पार्लियामेंट में बैठे थे जिन्होंने उसका पूरा लाभ नहीं लिया और कश्मीर की समस्या चलती रही और जिसका नतीजा ये हुआ कि करीब 50,000 के आसपास हमने रणबांकुरों को खोना पड़ा। उग्रवाद की लड़ाई में पाकिस्तान और इनडायरेक्टली चीन और दुनिया के जो भी टेररिस्ट लोग हमारे साथ थे, और तो और चीन का देखिए, फिर 99 आता है, फिर उसके बाद हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स आती हैं और जो आखिर में जो कदम हमारी भारतीय सेना ने डोकलम में और गलवान में दिखाया, मैं मानता हूँ ये बहुत बदलते हुए भारत की एक तस्वीर थी, सैनिक शौर्य थी। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि लीडरशिप अकेली सेना के अधिकारियों की लीडरशिप के अलावा देश की लीडरशिप भी बहुत अहम है। ये बहुत एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, एयर स्ट्राइक फिर सर्जिकल स्ट्राइक, इस पर मैं जरूर बात करूंगी आपके पास। विनोद दत्ता जी, हम इतना बदले, जब हम आजाद हुए हमारे पास एक बिखरी हुई इकोनॉमी थी, गरीबी थी, बेरोजगारी, कुछ भी व्यवस्थित नहीं था, लेकिन आज हम मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज, और ये इतना इजी नहीं रहा होगा। वो जो लीडरशिप क्वालिटी की जब हम बात कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए जो जैसा कर्नल साहब ने भी अभी बताया कि केवल मिलिट्री लीडरशिप ही नहीं, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के लिए आपको 4 चीज़ों का होना बहुत लाजमी है। पहली बात, एक अच्छी पॉलिटिकल गवर्नेंस, एक स्टेबल गवर्नमेंट। दूसरा, एक आपकी इकोनॉमिक हेल्थ। तीसरा, एक सुदृढ़ डिफेंस सिस्टम। और तीसरा, आपका एक अच्छा एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भारत ने इन चारों मुद्दों पे और चारों स्तंभों में काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई है और काफ़ी हमने अपनी जो एक छाप छोड़ी है विश्व में। दूसरी चीज़, आप ये देखिए, नेशनल जो अपनी डिफेंस पॉलिसी है उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत ज़रूरी है। और आज आप ये देखिए जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक स्टेबल गवर्नमेंट है सेंटर में, क्योंकि आप ये देखिए कि एक पॉलिटिशियन जो होता है उसका जो विजन होता है वो एक इलेक्शन साइकिल से दूसरे इलेक्शन साइकिल तक होता है, बिल्कुल। लेकिन एक स्टेट्समैन जो होता है उसका जो विजन होता है वो अगली जनरेशन तक होता है। तो माननीय मोदी जी के अध्यक्षता में जिस तरह का नेतृत्व इस देश को मिल रहा है वो एक स्टेट्समैन का है। और भारतीय सेना, देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोई भी सैनिक, कोई जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, कोई ऑफिसर अपनी जान न्यौछावर कर देगा देश की रक्षा के लिए। और आज हम एक ऐसी सेना में हमारी गिनती होती है जहां हम न केवल जो छोटे देश हैं उनको हम आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। आपने लीडरशिप का हम जिक्र करें, मेक इन इंडिया का जिक्र करें, हम कभी आयात करते थे लेकिन आज हम निर्यात कर रहे हैं। वेपन्स की अगर हम बात करें, हम कितने सक्षम हुए हैं, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, गणतंत्र दिवस के मौके पर आईटीबीपी ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में जवानों का जोश दिखाया गया है और ये तस्वीर सामने आई है आपको वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम हिंदुस्तानी है, हिमवीर अभिमानी है, अपनी कहानी तो हर एक ने जानी है। सैनिक तूफानी है, करते जो ठानी है, अपनी कहानी तो हर एक ने जानी है। हम हिंदुस्तानी है, हिमवीर अभिमानी है, अपनी कहानी तो हर एक ने जानी है। वंदे मातरम,
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो सभी फख्र महसूस कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। जाटों को साधने की कोशिश तेज, कल अमित शाह 253 जाट नेताओं से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक, यूपी के उम्मीदवारों के नाम हुए थे। पीएम मोदी भी वर्चुअल तरीके से बैठक में रहे मौजूद। बीजेपी का दामन थामने के बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले आरपीएन सिंह, सीएम योगी से भी की मुलाकात। मंत्री और वरिष्ठ नेता कांग्रेस आरपीएन सिंह ने छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी में हुए शामिल। धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केशव मौर्य, अनुराग ठाकुर और दिनेश शर्मा ने दिलाई सदस्यता। केशव मौर्य, अनुराग ठाकुर और दिनेश शर्मा ने आरपीएन सिंह को दिलाई सदस्यता। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं बीजेपी में यूपी के प्रादेशिक नेतृत्व की उपस्थिति में यूपी में कई भूमिका को निभाते हुए भारत सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह का स्वागत करता हूं। शशि वाले और राजेंद्र अवाना भी बीजेपी में हुए शामिल। आरपीएन सिंह ने कहा, बीजेपी परिवार में शामिल होने पर सबको हृदय से धन्यवाद। आरपीएन सिंह ने कहा, 32 साल से मैं एक परिवार में रहा, लेकिन अब कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल था आरपीएन सिंह का नाम। जितिन प्रसाद, अदिति सिंह पहले ही छोड़ चुके हैं कांग्रेस। आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार में रह चुके हैं गृह राज्य मंत्री। आरपीए ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा, जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। ट्वीट करने से पहले आरपीएन सिंह ने बदला अपना ट्विटर अकाउंट। सूत्रों के हवाले से खबर, आरपीएन सिंह की पत्नी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़ सकती हैं चुनाव। आरपीएन सिंह जाएंगे राज्यसभा। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने पर सुप्रिया श्रीनेत का बयान, कहा, कायर लोग ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसे लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। आरपीएन सिंह के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद योगेंद्र सिंह बेनी ने अपने साथियों के साथ प्रदेश कार्यालय के समक्ष पटाखे छोड़े। देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का संवाद। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर हुई चर्चा। विपक्ष पर सीएम योगी का बड़ा निशाना, ट्वीट कर लिखा, सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया, अब चुनाव के समय सब पहने हैं तरकस। सीएम योगी का कैलाश पर निशाना, कहा, वो खुद को कहते हैं समाजवादी, लेकिन नस नस में दौड़ रहा तमंचावाद। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान, चुनाव में बीजेपी का मुद्दा सिर्फ विकास, अखिलेश यादव पर भी दिखे हमलावर। शाहजहांपुर में बीजेपी के कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी को बताया अपराधियों और माफियाओं की पार्टी, कहा, जनता तय करेगी किसे देना है वोट। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भोजपुरी कविता के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, नफरत और खफलत खत्म होगा, अखिलेश का राज आएगा। वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं ओपी राजभर, सुभाषणा के प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने किया दावा। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार तेज करेगी बीजेपी। 27 जनवरी को मथुरा जा सकते हैं अमित शाह, गौतम बुद्ध नगर का कर सकते हैं दौरा। अपना दल ने पहले और दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जा रही। लिस्ट में 15 नेताओं के नाम शामिल। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, बोली, यूपी में कानून का नहीं अत्याचार का राज। राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद का करेंगे दौरा। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार को लेकर झोंकेंगे ताकत। 2 फरवरी को चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी मायावती। आगरा में होनी पहली जनसभा। सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर दी जानकारी। 384 लोगों को वीरता पुरस्कार का ऐलान, नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल। उत्तराखंड में कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है कांग्रेस। सूत्रों के
हवाले से खबर, हरीश रावत को रामनगर की बजाय किसी और सीट से दिया जा सकता है टिकट। भारी बगावत के बाद बड़ी आला कमान की टेंशन। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह ने छोड़ी पार्टी, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। कैलाश शर्मा को टिकट देने से है नाराज। कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह का बड़ा ऐलान, कहा चुनाव नहीं लड़ा तो घर बैठने वाला नहीं। बीजेपी का करूंगा नींद हराम। चौबट्टा खाल में सतपाल महाराज अभी भी ना डरे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया नामांकन, सीएम धामी नामांकन में हुए शामिल। नैनीताल सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव आर्य ने अपना नामांकन पर्चा भरा और मंदिर जाकर जीत का आशीर्वाद मांगा। रुद्रप्रयाग में बीजेपी प्रत्याशी भरत चौधरी ने नामांकन किया तो केदारनाथ में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने दाखिल किया पर्चा। चक्राता विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी और जुबी नौटियाल के पिता रामचरण नौटियाल ने किया नामांकन। उत्तरकाशी की यमुनोत्री सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और विधायक केदार सिंह रावत ने नामांकन किया दाखिल। चंपावत में कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश घेतोड़ी ने नामांकन किया और जीत का दावा भी किया। चमोली की 3 सीटों पर आज 8 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, जिसमें बद्रीनाथ में बीजेपी के महेंद्र भट्ट और कर्णप्रयाग में वाम मोर्चे के इंद्रेश मेखोरी ने पर्चा दाखिल किया। अल्मोड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी, जागेश्वर में गोविंद कुंजवाल और बीजेपी के अनिल शाही ने द्वारहाट में किया पर्चा दाखिल। पिथौरागढ़ की धारचूला सीट से बीजेपी के धन सिंह धामी ने नामांकन किया दाखिल। धन सिंह धारचूला ब्लॉक के प्रमुख। देहरादून की कैंट विधानसभा से आप प्रत्याशी रविंद्र आनंद ने किया नामांकन। उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश चौहान ने किया नामांकन दाखिल। चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने पर मान्यता रद्द करने की अश्विनी उपाध्याय की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, कहा याचिका में सिर्फ 2 ही पार्टियों का जिक्र क्यों। मामले में कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग की जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। आज देश मना रहा 73वां गणतंत्र दिवस। राजपथ पर दिखेगी न्यू इंडिया की झलक। तीनों सेनाएं दिखाएंगी दम। राजपथ पर निकलेंगी 25 झांकियां। 73वां गणतंत्र दिवस आज राजपथ पर निकाली जाएंगी कई राज्यों की झांकियां। झांकियों में दिखेगी न्यू इंडिया की झलक। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति कोविंद ने देश को किया संबोधित। रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी, कहा कोरोना से लड़ाई चुनौतीपूर्ण। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय में फहराया गया तिरंगा। गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने दी तिरंगे को सलामी। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर आईटीबीपी ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में जवानों का जोश दिखाया गया। लद्दाख के -21 डिग्री तापमान के बीच जवानों का जोश हाई। हाथों में तिरंगा लिए जवानों की परेड। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में आईटीबीपी जवानों ने फहराया तिरंगा। भारी बर्फबारी के बीच जवानों ने दी तिरंगे को सलामी। लखनऊ में विधान भवन पर होगी गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लेंगी परेड की सलामी। जम्मू में जवानों का जोश हाई। जवान डांस के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भुवनेश्वर में कुछ लोगों ने अपने शरीर पर पेंटिंग कराई। गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारी बर्फबारी से पूरी तरह सफेद हुआ शिमला का माल रोड और रिज मैदान। बर्फबारी के बीच माल रोड पर फहराता दिखा तिरंगा। केंद्र सरकार ने किया पद्म पुरस्कारों का ऐलान। सीडीएस बिपिन रावत, कल्याण सिंह समेत 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण सम्मान, 107 हस्तियों को पद्मश्री।
गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के जाट नेताओं से करेंगे मुलाकात। वोटिंग से पहले जाट समुदाय को साधने की कोशिश। पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को होगा मतदान। यूपी के लिए एसपी ने की 39 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। अमेठी से खनन घोटाले के आरोपी गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को टिकट, इटावा से सर्वेश शाक्य को टिकट। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक, यूपी के उम्मीदवारों के नाम तय। बीजेपी का दामन थामने के बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। आरपीएन सिंह, सीएम योगी से भी की मुलाकात। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए अब बचे 2 दिन। कांग्रेस बीजेपी की लास्ट लिस्ट का इंतजार। बीजेपी 11 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर घोषित करेगी उम्मीदवार। हरीश रावत 28 जनवरी को करेंगे रामनगर से नामांकन। 27 जनवरी को निकालेंगे पदयात्रा। कहा सबके सहयोग की उम्मीद। कांग्रेस नेता रणजीत रावत अब भी नाराज। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका। डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह ने छोड़ी पार्टी। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। कैलाश शर्मा को टिकट देने से नाराज। प्रयागराज में छात्रों के हंगामा करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तैयारी करने वाले छात्रों के लॉज पर घुसकर की मारपीट। टीईटी परीक्षा समेत रोजगार की कर रहे थे मांग। छात्रों पर अनावश्यक लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। विभागीय जांच के आदेश। रायबरेली में जन्मदिन समारोह में शराब पीने से 6 लोगों की मौत। कई लोगों की हालत गंभीर। लोगों का आरोप जहरीली शराब पीने से हुई मौत। हिमाचल के कई जिलों में भारी बर्फबारी। शिमला में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे सैलानी। तो देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार कोरोना के चलते हालांकि राजपथ पर भीड़ तो ज्यादा नहीं होगी, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी भारत के शौर्य और पराक्रम का आकर्षक नजारा देखने को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार क्या कुछ खास होने वाला है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से शौर्य जवानों का माइनस डिग्री तापमान में भी दिखा। तापमान -25 डिग्री है और यहां पर जवानों ने परेड की। तिरंगा झंडा हाथों में लिए हुए जवान आगे बढ़ रहे हैं। जोश हाई है जवानों का। ये तस्वीरें हर साल आती हैं और इस साल भी गणतंत्र दिवस की सुबह इस खास मौके पर जवानों ने -25 डिग्री टेम्परेचर पर परेड की। तो जवानों का हौसला देखने वाला है। आज इस तरह की तस्वीरें कई जगह से सामने आती हैं और ये बॉर्डर से तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जवान इतने कम तापमान में भी शौर्य दिखा रहे हैं। तो वहीं पूरे देश भर से तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से 73वें गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम शुरू हुए हैं और शिमला से लेकर जगह जगह से तस्वीरें सामने आई हैं। दिग्गजों का जोश हाई है। आज परेड भी होगी और पूरी दुनिया देश का दम देखेगी। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में ओडिशा से आप ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहाँ पर तिरंगा फहराया जा रहा है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बर्फबारी के बीच भी जवानों ने तिरंगा झंडा लिए हुए परेड की और ओडिशा से भी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तीनों सेनाओं का दम देखने को मिलेगा। अमर जवान ज्योति पर भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राजपथ पर तीनों सेनाओं का दम दिखेगा। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। आज पूरा देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमर जवान ज्योति की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही पूरे देश में जगह जगह छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। कोविड के चलते इस बार राजपथ पर भी उतनी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि छोटे छोटे कार्यक्रम पूरे देश में किए जा रहे हैं। जगह जगह तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है और तिरंगे को सलामी दी जा रही है। साथ ही साथ आज तमाम बड़े नेताओं ने भी गणतंत्र दिवस के इस मौके पर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही देशवासियों को बधाई भी दी है। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था और इस खास मौके पर पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं ने 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, 73rd रिपब्लिक डे। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से देश 73वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था और आज के दिन इस दिवस को मनाते हुए ये आवश्यक हो जाता है कि हम उन महान नायकों को, महान देशभक्तों को, महान वीर सपूतों को याद करें जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश को गणतंत्र बनाने के लिए अपना लगाया था और उनके बलिदान से, उनके कारण ये आज़ादी हम सबको मिली और आज हम गणतंत्र के रूप में भारत स्थापित है। भारत कभी भी उन महान नायक और भूल तो तमाम नेताओं ने पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी हैं। साथ ही साथ आज राजपथ पर पूरे देश ही नहीं दुनिया की निगाहें रहेंगी क्योंकि देश के जवानों का शौर्य आज दिखने वाला है। राजपथ पर तीनों सेनाओं का दम दिखेगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। साथ ही साथ देवेंद्र लमार जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगी ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर। बेशक विषम परिस्थितियां हों, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन के चलते आज राजपथ पर उतनी भीड़ तो नहीं होगी, लेकिन शौर्य उतना ही है और जोश उतना ही हाई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए कोई भी चाहे कितनी सर्दी हो, चाहे मौसम कितना विपरीत हो, आज समस्त भारत, हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, उनका जो अदम्य साहस है, उनकी जो शौर्य गाथा है या उनकी जो वीर गाथा हैं, उनका समर्थन और उनकी जो हौसला अफजाई है उसके लिए खड़ा हुआ है। और देखिए सैनिक के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है जब वो अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस या आत्म बलिदान करता है तो वो ये नहीं सोचता कि भाई मेरी जीवन का क्या होगा या मेरे परिवार का क्या होगा। उसके लिए सबसे बढ़िया जो बात होती है या सबसे गर्व, गौरव और सम्मान की बात होती है कि मैंने अपने प्राणों की जो न्यौछावर है वो उन देशवासियों के लिए दी जो इसको डिजर्व करते हैं जी, जो उसका साथ देते हैं। मैं आज देश से यही अपील करना चाहता हूं कि जो सैनिक हमारा वहां से आता है उसको दो चीजों का आप हमेशा सम्मान करिए। एक तो उसकी वर्दी का, एक उसकी जो उसने सर्विसेज दी हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि सैनिक को शाबाशी तो सब देते हैं लेकिन उसका साथ कोई नहीं देता। तो मेरा यही अनुरोध है कि जो वीर नारी हैं या जो वीर माताएं हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को या अपने पतियों को या अपने शौहर को न्यौछावर किया है इस देश पे, हम उनका सम्मान करें, हम उनका साथ दें और उनको समाज की मुख्य धारा में लेके आए। देवानंद लमार रिटायर्ड कर्नल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इतने आज 73वां गणतंत्र दिवस देश अपना मना रहा है, इतनी तरह की सिचुएशन सामने आई देश के, लेकिन आज जोश हाई है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देशवासियों को आज के दिन?
चाहूंगा सबसे पहले 3 मुद्दों पे मैं बात करना चाहूंगा। पहला मुद्दा यह है कि भारत के गणतंत्र दिवस के आज इस मौके पर जो बदलाव भारतीय सेना और भारत के पॉलिटिकल गवर्नेंस में आया है, मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, याद रखे, देश की सैनिक सदैव तैयार रहता है, जो भी आदेश भारत की सरकार देगी उसको वो क्रियान्वित करता है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले जो 10-12 वर्षों के अंदर जो बदलाव देखने को मिला, जैसे कि मैंने आपको बताया डोकलम, सर्जिकल स्ट्राइक और जो आदेश गलवान के अंदर जिस तरह सेना ने अपना शौर्य का पराक्रम दिखाया, ये नतीजा इस चीज का था कि भारत के नागरिकों की मानसिकता में एक बदलाव देखने को मिला था। वो ये था कि अब देश के खिलाफ कोई भी दुश्मन बाहर से हरकत करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नतीजावन क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसी सरकार चूज करके लाए जिसने फैसले किए। उस फैसलों के लिए मैं मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा, देश के नागरिकों को बधाई देना चाहूंगा। यहीं पर ही मैं सेना के हिसाब से 2-4 मुद्दे रखने चाहूंगा। पहला देखिए, सैनिकों की मांग बहुत वर्षों से चली आ रही थी। कारगिल युद्ध के बाद हमने सीडीएस की मांग रखी थी, लंबा समय लगा, पर देखिए कारगिल हमको सीडीएस सरकार ने दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो देश की सेनाओं का इंटीग्रेशन हो रहा है एक आले दर्जे का, जिसका पहला परिणाम हमने गलवान के युद्ध के अंदर जो छोटा मोटा था उसमें देखा कि इस तरह की सेना ने थोड़े समय के अंदर चीनियों को वहां से खदेड़ा। नेशनल वार मेमोरियल हमारी बहुत लंबी मांग थी, अब जाके पूरी हुई है। वुमेन बैलेंसिंग इन द डिफेंस सर्विसेज, आप देखिए महिलाओं की बैलेंसिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी। महिलाओं को परमानेंट कमीशन सरकार नहीं देती थी, लेकिन वो क्रियान्वित किया। भारत सरकार और नागरिकों को अभिनंदन और धन्यवाद। नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियों को महिलाओं की बैलेंसिंग नहीं थी, उसके अंदर भी इजाजत दे दी गई है। मेक इन भारत, जहां पर हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। कारगिल युद्ध में अगर आपको देश को याद हो तो जब हमने चाइना, अमेरिका और रशिया से मांगा था कि सैटेलाइट फुटेज दे दो, उन्होंने नहीं दिया। पर आज मेक इन इंडिया के कारण बहुत आगे बढ़ चुका है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार से सड़कें, जिस प्रकार से टनलिंग का हो रहा है, बहुत बढ़िया, बधाई पात्र है। और यहीं पर मैं 1-2 चीज रखना चाहूंगा। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि सैनिक आपके प्रेम का भूखे हैं हम लोग, हमें आपका प्रेम चाहिए। पर 2-4 इतने 70 वर्ष गुजर गए, हर पॉलिटिकल पार्टी सैनिकों के गुणगान करती है, कहती है हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। हमारे को लेकर के आपने देखा थोड़े दिन पहले किस प्रकार सुभाष इस मर्जिंग ऑफ दी फ्लेम को लेकर के किस तरह पॉलिटिसाइजेशन किया। मैं यहाँ पर 1-2 मुद्दे रखने चाहूंगा सैनिकों को जो ध्यान देना चाहिए देश को। और मोदी जी, आपसे मेरा विशेष आग्रह है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से ट्राइबल लोगों के लिए कश्मीर 370 हटाने के बाद वहां पर गुजर बकरवालों के राइट्स स्टैब्लिश किए, जो पिछले 70 साल से और सरकारों ने नहीं दिए, और आपने जिस प्रकार से फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने में भूमिका निभाई, उनका सम्मान जो किसी तरीके से छुप गया था, उसको आप आगे लेके आ रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपने सुभाष बाबू की मूर्ति को आपने उस जगह लगाने का ऐलान किया और लगा भी दिया, होलोग्राफिक जो आपने स्टैचू लगाई है, जहां जॉर्ज किंग पंचम की मूर्ति लगी थी। क्योंकि हमारी गुलामी के जो प्रतीक थे, जो मानसिकता, उनको हटाने का प्रयास करें। अभी मैं सुन रहा था कोई राजपथ का नाम ले रहा था, क्या देशवासियों को पता है इस राजपथ का नाम का मतलब क्या है? राजपथ का नाम मानसिकता, एक गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। और आज मैं देश से आग्रह करूंगा, इसका सुभाष बाबू के नाम से इस राजपथ को सुभाष पथ के नाम से बोला जाना चाहिए, क्योंकि उस राजा की प्रतीक चिन्ह है जिसने हमें गुलाम बना के रखा। यहीं पर ही मेरी आखिरी 2-3 मुद्दे हैं सैनिकों के लिए। देखिए साहब, देश अगर कोई भी सरकारी नौकर है तो किसी भी नौकर की अगर सरकार के नौकरी के दौरान मौत हो जाती है किसी कारण, उसको अनुकंपा नौकरी दी जाती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। पर आपको जान के दुख होगा कि भारतीय सैनिक अगर किसी उसकी अगर ऑपरेशनल मौत हो जाए या कोई प्रकार की उसकी मौत हो जाए, उसके परिवार के लिए कोई कानून नहीं है कि उसके नेक्स्ट ऑफ किन को कोई नौकरी, अनुकंपा नौकरी जो कहते हैं। मैं भारत सरकार से गुजारिश करूंगा, स्टेट गवर्नमेंट पे ना छोड़े और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऐसा प्रावधान करें, जब देश इतना आगे बढ़ रहा है, सैनिक इतना अच्छा शौर्य के काम कर रहे हैं, उसके परिवार के लिए नौकरी का कानून बनाइए, ऐसा कीजिए। और दूसरी बात देखिए, आप जब एनएफयू की बात आती है, सेना के अंदर जो उनके सम्मान की बात आती है, बाहर 10 साल में आईएएस आईपीएस सारे अधिकारियों आप सम्मान दो, हमें कोई शिकायत नहीं है। पर एक सैनिक अधिकारी 25 साल की जो एनएफयू की मांग है, सरकार क्यों हमें कोर्ट में घसीट रही है? सरकार को ध्यान देना चाहिए। और राजस्थान के अंदर मैं मौजूद हूं आज जयपुर में, राजस्थान में एक रेक्सो नाम का डिपार्टमेंट है। देखिए देशवासियों, ये राष्ट्रीय चैनल है। मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान सरकार से हमने गुहार लगाई है कि वहाँ भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों को, जवानों को जब नौकरी देने की बारी आती है, मात्र 11,000 में शोषण करती है। जी देवानंद सर, आपके पास फिर से लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।